नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर करा रहे हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 14। इससे पहले सेट नंबर 13 देखा, तब ओवरऑल रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इस बुक का ये सेट है या उसका ये ओवरऑल सेट नंबर 14 है। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, जहां पर आप इससे पहले वाला सेट देख सकते हैं। तो इस सेट में स्टार्टिंग में आपको पता है कि 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं और उसके बाद अगले 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, जिनको सबसे लास्ट में हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं 41 से प्रश्न और 120 तक हम देखेंगे। उसके बाद हम वापस से फिर जो स्टार्टिंग के 20-40 प्रश्न आपके छोड़ेंगे उसको जो है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। इनमें से कौन सी गैस है जो कि सूर्य की पराबैंगनी विकिरण जो है उससे पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? आप सभी को पता है ओजोन परत आपका सही हो जाएगा। ओजोन की बात करते हैं तो 1987 में आपको पता होना चाहिए कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसको लेकर के इसी से ही संबंधित वो समझौता था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि 16 सितंबर की जो तारीख है इसको एक दिवस मनाया जाता है, और वो क्या है? वो है आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस करके। तो ये भी आप जो है वो याद रखिएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति कौन सी गैस से होती है? तो सीएफसी से जो है सर्वाधिक क्षति जो है वो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सबसे पहले 1985 का टाइम था जब आपका जो ओजोन परत है उसमें छेद देखा गया था, वो भी हम बता चुके हैं। अगला है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो क्या जमा किया जाता है? जस्ता जमा किया जाता है। आपको पता है कि लोहा पर आर्द्र वायु में अगर आप उसे छोड़ देंगे तो उसके ऊपर एक लाल रंग की एक परत टाइप की आ जाती है, उसको कहते हैं जंग। और उसको जंग से बचाने के लिए ही बेसिकली किया जाता है गैल्वेनीकरण। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जस्ता जो होता है उसमें डुबो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सितारों की जगमगाहट का कारण जो है आपका क्या होता है इनमें से? तो आंसर की बात करते हैं तो बता चुके थे, तारों का टिमटिमाना करके भी क्वेश्चन आता है, सितारों की जगमगाहट करके भी आता है, हर तरीके से क्वेश्चन आता है। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला वाला ही ऑप्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन करके। सितारों की जगमगाहट का कारण क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन के भी नियम होते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और जो अपवर्तित किरण होती है वो एक ही समतल पर स्थित होती है, और कोई दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक आपका नियतांक होता है। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या है, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं जो है वो होती हैं? आंसर क्या हो जाएगा? पाचक कक्ष आपका यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, मीथेन गैस की जब बात होती है तो उसको मार्स गैस कहते हैं। अणु सूत्र उसका CH4 करके होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बाह्य प्रतिरोधक R को एक सेल से जो है वो जोड़ा गया है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध आपका R है। तो बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए इसमें से कौन सी वैल्यू सही होगी? तो पहली वैल्यू R और स्मॉल r में अगर कंपैरिजन करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, और इसमें आंतरिक प्रतिरोध आपका R है। ये जो छोटा r देख रहे हैं प्रश्न दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, और बाह्य प्रतिरोध आपका कैपिटल R है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हमारे पाचन तंत्र के कौन से भाग में वसा का पाचन होता है? तो छोटी आंत में जो है ये वसा का पाचन होता है। छोटी आंत में पाचन की पूरी कंप्लीट जितनी भी प्रक्रिया होती है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी आपसे पूछा है तो वही हो जाएगा। छोटी आंत जो होती है इसकी जो दीवारें होती हैं, इस पे अगर आप देखेंगे तो आपका आंतरिक रस जो होता है वो निकलता है, जो पाचन में हेल्प करता है। छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो जैसे आपका माल्टेस एंजाइम होता है, जैसे आपका सुक्रेस एंजाइम होता है, जैसे आपका लैक्टेज है, लाइपेज है। शॉर्ट में लिख देते हैं, सुक्रेस है, लाइपेज है, लैक्टेज है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अच्छा, आती रस होता कैसा है जो इसको पाचन में? वो तो वो क्षारीय प्रकृति का जो है वो होता है। और अवशोषित भोजन जो होता है वो शरीर के जो उपयोग में लाया जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आपका नहीं है? तो जंगल आपका जो है वो नहीं है। जंगल एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जो है वो आता है, ध्यान रखिएगा। कृत्रिम में नहीं आता है, प्राकृतिक में जो है ये आता है। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पारिस्थितिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल करके। अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इसका उपयोग जो है वो किया था। कब किया था? तो 1869 में जो है वो किया था, और ये आपका याद रखना।
अच्छा, पारिस्थितिक शब्द से अलग मतलब है, इस चीज को समझिए कि पारिस्थितिक जो है इस शब्द का प्रयोग करके अगर पूछेगा तब नाम देखने को मिलता है अर्नेस्ट हैकल का, और पारिस्थितिक तंत्र करके अगर पूछता है तब आपका बदल जाएगा, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र का जो सबसे पहले उपयोग किया था वो किया था टांसले जी ने। उनका पूरा नाम था ए जी टांसले करके, तो उन्होंने टांसले जी ने तंत्र का यूज किया था, पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग, और वो कब किया था? 1932 में। जायद मौसम के दौरान कौन से फसल का उत्पादन होता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर तरबूज जो है वो सही हो जाएगा। जायद फसल बोई कब जाती है? तो आपको पता है मई जून में जो है वो बोई जाती है। और अगर बात करते हैं जायद फसल में काटी कब जाती है, तो जुलाई अगस्त में काटी जाती है। फसल के उदाहरण क्या है जायद फसल के? जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया। जितनी भी आप जायद फसलों में पानी वाली फसलें देखते हैं ना, खीरा, खरबूज, तरबूज, इस तरीके वाली, वो सब इसमें जो है वो जायद फसलों में आती है। बाकी रबी की फसल की बात करते हैं और खरीफ की फसल की बात करते हैं, तो एक ट्रिक बताई थी, जोधा अकबर गन्ना तौले तंबाकू मुंह में रखे, उससे खरीफ की फसल सारी याद कर सकते हैं। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, कपास, ऐसे करके। 49 प्रश्न इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण आपका नहीं है, आपसे पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं होता है। अभी बताया था कि ये आपका अपवर्तनांक या अपवर्तन जो है उसका उदाहरण जो है वो आपका होता है। और अगर बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की, तो अगर कोई माध्यम से प्रकाश आ रहा है, ऐसे छोटे 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 कण होते हैं ना आपके वायुमंडल में, इनसे प्रकाश टकराता है तो ये फैल जाता है, और फैलने से जो आपका प्रकीर्णित हो जाता है ना, वही प्रकीर्णन की घटना होती है। और इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पर आकाश का नीला रंग देख सकते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग देख सकते हैं, गहरे समुद्र में जल का रंग देख सकते हैं। ये सब प्रकीर्णन के उदाहरण है। एक चीज ये भी मैंने बताई थी कि सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त रंग होते हैं उसमें बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। और अगर बात करते हैं कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में कम की अगर बात करेंगे तो लाल रंग में हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, इनमें से किसमें चार कक्षीय हृदय जो है वो आपका पाया जाता है? तो मेढक है, मगरमच्छ है, मछली है और गिरगिट है, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। आपको पता है कि मगरमच्छ आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मगरमच्छ में एक्चुअल में चार कक्षीय हृदय जो है वो पाया जाता है। आपको ये भी पता होगा कि मगरमच्छ कौन से वर्ग में आता है? तो सरीसृप वर्ग में जो है ये आता है, बता चुके हैं हम आपको। मगरमच्छ की अगर बात करते हैं कौन से संघ का है, तो कॉर्डेटा करके संघ है इसका, जिसमें जो है ये आता है। कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत मगरमच्छ जो है आपका आता है। और मेढक की अगर बात करें तो ये किस में आता है? ये आपका एम्फीबिया वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है? एम्फीबिया। आपने अगर देखा होगा जूनियर एडिट का पेपर यहाँ यूपी में हुआ था, तो उसमें बायो खूब आई थी। तो बायो पोर्शन अब आने लगा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये वर्ग वगैरह सब रटे होने चाहिए, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो चाहे कोई भी पेपर हो। अच्छा, मेढक की अगर बात करें, इसका हृदय 3 वेशमी होता है। मछली का हृदय 2 वेशमी होता है। हिलोडर्मा एक छिपकली होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन की संरचना इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ब्यूटेन प्रमुख एल्केन के रूप में होता है। सूत्र आपको पता है एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बता चुके हैं हम आपको। तो इसमें आपके स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस तरीके से बनेगा। कार्बन 4 की पूर्ति करनी होती है, एक बार मैंने बताया था। अगला है, दिए गए जो जीव हैं क्रमशः जंतुओं के कौन से वर्ग के हैं? तो कौन से वर्ग के हैं? ये आपका सरीसृप, छिपकली है, चमगादड़ है, कलचड़ी है, बिच्छू है। तो सरीसृप आपका, इसके अलावा स्तनधारी, इसके अलावा पक्षी, इसके अलावा कीट। इस तरीके से 1 2 3 4 हो जाएगा। छिपकली जो है सरीसृप, चमगादड़ स्तनधारी, कलचड़ी पक्षी, बिच्छू कीट, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से विलयन में विद्युत का चालन ही नहीं होता है? तो अल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, और कार्बनिक जो यौगिक होते हैं इनकी अगर बात करते हैं तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, विद्युत के ये कुचालक होते हैं। दाद किस प्रकार की बीमारी है? आप सभी को पता है, दाद या रिंग वॉर्म जिसको कहते हैं, ये आपके कवक की बीमारी है। फंगल जिसको जो है वो कहते हैं। दाद, खाद, खुजली सब कवक से होता है। अच्छा, दाद जो है इसका कारक क्या होता है, किससे जो है ये होता है? मैंने आपको एक बार बताया था कि जब दाद हो जाता है तो आपका शरीर क्या करता है? ट्राई करता है। तो ट्राई और क्या करता है? उससे फाइट करने का, तो ट्राइकोफाइटान, ये इसका नाम ही एक्चुअल में है। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसी का ही, यानी जो कवक है उसमें एक एथलीट फ्रूट भी आता है, वो भी ट्राइकोफाइटान जो है उसका कारक होता है। एक खाज आता है। खाज किससे होता है?
तो खाज आपका होता है एस्केरिज बीज से। किससे होता है? एक्रेस, पूरा नाम है इसका एक्रेस, इसके बीज से। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी जैसे प्रोटोजोआ में रोग में तो मलेरिया आता है, प्लाज्मोडियम से होता है, कालाजार है लीशमैनिया से होता है, पायरिया जो है एंटमीबा जिंजीवेलिस से होता है, सोने की बीमारी जो होती है ट्रिपेनोसोमा से होता है। तो ये सब आपके कोर्स में रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा कौन सी दिशा में आपका जो है वो संरेखित होता है? तो कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दक्षिण आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चुंबक के गुण की अगर बात करें तो स्वतंत्रता पूर्वक अगर आप उसको लटका देंगे तो उत्तर जो दक्षिण दिशा है उसमें जाकर के स्थिर हो जाता है। आपको पता है जो चुंबक होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, उसमें दो ध्रुव होते हैं। तो जो दो ध्रुव होते हैं ये ध्रुव किनारे से ठीक पहले स्थित होते हैं। इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि समान ध्रुव है तो जो उनके बीच बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत जो ध्रुव होते हैं वो आकर्षण लगता है। समान ध्रुव देखते हैं ना, चुंबक दूर भागती है, तो वो चीज। अगला है माँ के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो किसके माध्यम से? प्लेसेंटा, बीजांडसन जिसको कहते हैं। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि जो अंडाशय होता है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो उसका नाम है रिलैक्सिन। ये हार्मोन का नाम है, अंडाशय के द्वारा जो है ये स्रावित होता है। तो इसको भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? तो क्या नाम है इनमें से? कॉपर सल्फेट आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो CuSO4.5H2O, ये इसका जो है वो रासायनिक सूत्र होता है। पोटेशियम नाइट्रेट की अगर बात करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KNO3, ये इसका जो है वो रासायनिक सूत्र होता है। कुछ और भी नाम है, जैसे शोरा करके पूछा जाता है, तो वो कहते हैं किसको? KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को ही कहा जाता है। तो सोरा करके आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किसके कारण सुनाई देती है? तो आपको क्या यहां पर टिक करना होगा? विवर्तन के कारण ऐसा जो है ये होता है। आपको पता है कि जब दो ध्वनि तरंग होती हैं अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती हैं तो इसे हम कहते हैं विवर्तन की घटना। ध्वनि का डिफ्रैक्शन जो है, साउंड ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड जो है वो कहते हैं। अच्छा, इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 1 मीटर से अधिक की कोटि का जो है वो होता है। व्यतिकरण आपसे भी पूछा जाता है, जैसे विवर्तन पूछा जाता है। व्यतिकरण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर अधिरोपित हो जाती हैं तो क्या होता है? ऊर्जा का पुनः वितरण होता है, उसको कहते हैं व्यतिकरण। प्रतिध्वनि मैंने आपको बताया है कि 17 मीटर की डिस्टेंस चाहिए होती है, इको जिसको कहते हैं। आपकी आप जहां पर खड़े हैं और जहां से वो साउंड लौट करके आ रहा है उसके बीच में। अगला देखते हैं, परावर्तन तो बता चुके हैं हम। अगला देखते हैं कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? मैंने बताया है कई बार आपको, लिगामेंट और टेंडन दोनों बताया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? स्नायु या अस्थि बंध? आंसर की बात करते हैं कि अस्थियों को अस्थि से जोड़ेगा तो अस्थि बंध नाम हिंदी में है और इंग्लिश में इसको लिगामेंट कहते हैं। अधिकतर इंग्लिश का नाम ही देखने को मिलता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? और बाकी तो एक पॉइंट और ये भी याद रख सकते हैं कि जो स्नायु और कंडरा की जब बात होती है तो स्नायु जो होते हैं जिसको हम लिगामेंट कहते हैं, इसी को ही अस्थिबंध भी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने टेंडन के बगल में स्नायु लिखा है, वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है आपका जो टेंडन है ये होता है कंडरा और जो लिगामेंट है उसको हम कहते हैं स्नायु। तो मैंने यहाँ पर बताने का मतलब ये था कि जो लिगामेंट होता है ये आपका जो संकुचनशील पीले और श्वेत लचीले तंतु होते हैं उनसे बना होता है, और जब टेंडन की बात होगी तो ये किससे बना होता है? ये असंकुचनशील श्वेत कोलेजन तंतुओं से जो है वो बना होता है। तो ये आपके पीले और श्वेत, और अगर इसकी बात करें तो ये आपका श्वेत कोलेजन तंतु। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, यही जो मेन पॉइंट है। कोलेजन, ला में 2 मात्रा लगाइएगा, का में 1 मात्रा। अगला कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है, आपको पता है। एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं तो एक प्रकाश वर्ष जो है वो आपका कितने के बराबर होता है? 9.46 × 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका,
20 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं, जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार आगे भी हम आपके लिए ढेर सारी मेहनत करते रहें। 61 प्रश्न आपका कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस इनमें से उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, आपको पता है ऑक्सीजन गैस जो है वो आपकी उत्पन्न होती है। अच्छा, ऊपर जो क्वेश्चन प्रकाश वर्ष आया था, एक क्वेश्चन वो भी आता है कि सबसे बड़ी दूरी के रूप में कौन सा है, या सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय दूरी मापने का इकाई कौन सी, तो पारसेक है। तो वहां पर प्रकाश वर्ष मत लगा दीजिएगा अगर ऑप्शन में पारसेक भी आपको दिया गया है। यहाँ पर आपका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान आपकी ऑक्सीजन गैस जो है वो मुक्त होती है। बाकी जो इसकी रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 बनता है, 6O2 अलग 6H2O अलग, वो चीज भी आपको याद रखनी है। कोशिका की ऊर्जा इकाई एनर्जी करेंसी जो है किसको कहा जाता है, तो आप सभी को पता है एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है ना, तो एटीपी सही हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एटीपी का जो निर्माण है वो कहां पर आपका होता है, तो माइक्रोकांड्रिया जो है उसमें जो है आपका होता है। माइटोकांड्रिया जो है उसमें होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। वंशागति नियम की खोज इनमें से किसने जो है वो की थी, तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ग्रेगर मेंडल जो है वो सही हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि मटर के पौधे पर इन्होंने अपना जो प्रयोग था, कह सकते हैं अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था। अच्छा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसको कहा जाता है, या किसने दिया था, तो इन्होंने दिया था चार्ल्स डार्विन जी ने। क्या दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये भी समझिए कि जो ह्यूगो डी ब्रीज थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत इनके द्वारा जो है वो दिया गया था। किस गैस को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, लॉफिंग गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका सही होगा। नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, N2O, इसको कहते हैं। इसका यूज निश्चेतक के रूप में भी होता है, बाकी हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानते हैं। मीथेन गैस को मार्स गैस के रूप में जो है वो जानते हैं। और मीथेन आप बेसिकली देखते हैं जो धान के खेत होते हैं ना, उनसे जो जानवर होते हैं उसके जुगाली से, खादानों से, वहां से आपकी निकलती है। हीलियम गैस तो आप जानते हैं अक्रिय गैस के रूप में जानी जाती है। अगला कह रहा है इनमें से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है, फिटकरी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपने बीओडी शब्द सुना होगा, जब बात होती है बीओडी की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करके, तो इसमें बेसिकली देखा यह जाता है कि कोई पेयजल है उसमें जैव ऑक्सीजन मान हिंदी में इसको कहते हैं, इसका मान 0 होना चाहिए। अगला कह रहा है शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है, तो विलाई कहाँ पर पाया जाता है, छोटी आंत में जो है आपका ये पाया जाता है। इलियम जो होता है वो छोटी आंत का एक अंश के रूप में हो जाता है, पास पाचन का काम हो या अवशोषण का काम हो, उसके रूप में काम जो है ये आता है। और जो क्षुद्रांत होती है ना, उसके जो भीतरी वाली सतह होती है, भीतरी पृष्ठ होता है, उस पर आप देखेंगे, मान लीजिए क्षुद्रांत है तो उसकी सतह पर उंगली जैसे ऐसे संरचनाएं होती हैं। ये जो उंगली जैसी संरचनाएं होती है ना, यही कहलाती हैं आपकी, ये जो प्रश्न में पूछा गया है, विलाई। प्रवर्ध पाए जाते हैं बेसिकली उंगली जैसे, इनको कहते हैं विलाई। अच्छा, बड़ी आंत के अंतर्गत जब बात करते हैं तो इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक कोलन भाग होता है, मैंने कई बार बताया है कि कोलन होता है, और एक मलाशय होता है। ये दो भाग आपके बड़ी आंत के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। और जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत के मिलन स्थान की बात करें तो एक छोटी सी नली रहती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है उसको कहते हैं सीकम। उसे क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी। आपको फॉर्मूला बताया था एफ बराबर, लेंस की क्षमता का अगर बात करते हैं तो P बराबर होता है 1/f करके। P यहाँ पर क्या है, लेंस की क्षमता है, और F क्या है, आपकी फोकस दूरी है। 0 पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो आपका 25 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.25 मीटर करके। अब यहीं पर 0.25 मीटर वाली वैल्यू रख देंगे तो 1/0.25 करके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे 4 डायोप्टर आपका मान डी वाले ऑप्शन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति इनमें से कौन थे, तो कौन थे इनमें से, आइजैक न्यूटन आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। लेजर की आविष्कार किसने किया था, थियोडोर मेमन ने किया था। रेडियम की खोज किसने की थी,
पियरे क्यूरी ने जो है वो की थी। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। कुछ ऐसे नाम है वो याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो कौन से वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो आपको पता है कुनैन की छाल से इसको निकाला जाता है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा जो इंसुलिन होता है ना औषधि, वो मिलती है डहेलिया, उसका स्रोत होता है। पेनिसिलिन जो होता है वो कवक से मिलता है। कुछ और भी पूछे जा सकते हैं। अगला कह रहा है मानव आंख में जो मौजूद अंडाकार स्थान होता है वो पूछा गया सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो पीला है, सफेद है, हरा है, नीला है, कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका पीला रंग, पहला वाला ऑप्शन। मौजूद जो पीला अंडाकार स्थान होता है वो सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, मानव आंख की बात करते हैं तब। बाकी जब रतौंधी रोग हो जाता है तो जो रोग शलाकाएं होती है ना उसमें किसकी कमी हो जाती है? तो रोडोप्सिन की कमी हो जाती है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उर्वरक के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके ये क्या दर्शाता है? तो ये एन से आपका नाइट्रोजन हो जाता है, पी से आपका फास्फोरस हो जाता है और के से आपका पोटेशियम हो जाता है। तो कैल्शियम सुपर फास्फेट, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट और जिप्सम इसका मिश्रण होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। बाकी एनपीके ध्यान रखिएगा किसमें यूज होता है? उर्वरक में आपका जो है वो यूज होता है। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आता है तो इसमें कितनी फास्फेट की मात्रा है, किसमें कितना प्रभाव क्या पड़ता है, किसकी प्रकृति क्या है, बहुत डिटेलिंग में उतना बात हम नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0.03%। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? 78 होती है। ऑक्सीजन की 21 होती है। आर्गन की 0.9 करके, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03 करके। अगला है पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की अगर बात करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और आपका जो जलानुवर्तन होता है इसमें क्या होता है? जल या नमी के कारण पौधों की जड़ों में जो गति होती है उसको कहते हैं जलानुवर्तन। जल या नमी के कारण अगर पौधों की जड़ों में गति हो रही है। एक आपका यहाँ पर प्रकाशानुवर्तन लिखा है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक तरफा प्रकाश के कारण तना प्रकाश की ओर जो है वो वक्रण दिशा प्रदर्शित करता है, तो ये आपका प्रकाशानुवर्तन में आता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो ऑस्मियम जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वाधिक सघन पदार्थ के रूप में ऑस्मियम जाना जाता है। इसका घनत्व 22.587 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब करके होता है। अगला है भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम इनमें से क्या है? तो क्या है? पावो क्रिस्टेटस है। ये बताया भी था आज ही जो मैराथन संविधान वाली देखी थी उसमें आपने देखा होगा। और म्यांमार का भी आपका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर ही है, वो भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा राष्ट्रीय पक्षी घोषित कब किया गया था? तो वो तारीख थी आपकी 26 जनवरी 1963 में जो है वो किया गया था। और मोर मुख्यतः तो आप देखते हैं नीले रंग का होता है, लेकिन मोर सफेद, हरा, जामुनी इन 3 रंगों में भी जो है आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? तो कब बढ़ा दिया गया? कब तक? मार्च 2026 तक इसे बढ़ा दिया गया है। और इसकी शुरुआत 2017 में जो है वो हुई थी। उद्देश्य तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण समूह वगैरह का विकास किया जाए। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है वो होता है। बाकी सरला वाली ट्रिक से 79, 80, 81 तीनों आपको आर्टिकल याद होंगे। लोकसभा की अगर पहले महिला महासचिव की बात करें कौन थी, तो उनका नाम था स्नेहलता श्रीवास्तव करके। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव जो थी उनका नाम था रमा देवी करके, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है वो कौन से वर्ष जो है संसद के द्वारा पारित हुआ था? तो 1990 में जो है ये पारित हुआ था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग आपका कैसा है? एक सांविधिक निकाय के रूप में जाना जाता है। महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 31 जनवरी 1992 में हुआ था। और ये जो पूछा गया वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम करके है, तो दोनों में इस तरीके से याद रख सकते हैं। इनमें से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो विचरण की स्वतंत्रता जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता में नहीं आती है। बाकी मतदान आता है, आलोचना आता है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा मतदान का जो अधिकार होता है उसकी बात होते हैं, तो ये कौन से आर्टिकल की बात होती है? तो मतदान का अधिकार 326 के तहत
कानूनी या विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार तो 12 से 35 में आते हैं, भाग 3 में। अगला है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था इंग्लैंड में। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, ये कौन सी नदी जो है उसके तट पर स्थित था? तो कहां पर स्थित था? ये आपका भोगवा नदी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, लोथल का उत्खनन किसने किया था? तो उनका नाम था रंगनाथ राव करके। इनका नाम भी आपसे पूछा जाता है, वो भी आप याद रखिएगा, रंगनाथ राव करके। और वर्तमान में कहाँ स्थित है लोथल? तो वर्तमान में अहमदाबाद जिला जो है वहां पर आपका ये स्थित है। हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं एक नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। लोथल जो था ये आपका हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता था। अगला है, इनमें से कौन सा एक है जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है वो आपका नहीं है? कौन नहीं था इनमें से? तो जॉन साइमन आप जो देख रहे हैं ये आपका नहीं था। जॉन साइमन कैबिनेट सदस्य जो है उसमें सदस्य के रूप में नहीं आता है। बाकी बताया था मैंने, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष के रूप में अगर बात करते हैं तो कौन थे? पैथिक लॉरेंस जो है ये आपके अध्यक्ष जो है वो थे। और इसमें टोटल 3 सदस्य थे, ये भी आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा हुआ था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो है वो था। कब हुआ था ये? 1942 में। और आपको ये भी बताया कि जो वर्धा था उसमें आयोजित बैठक थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जो पेश किया था प्रस्ताव, उसको स्वीकृति जो है वो मिल गई थी। अच्छा, इसका नारा किसने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का? तो ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। इनका भी नाम याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया था। बाकी तो महात्मा गांधी जी ने किया ही था। कनिष्क टाइम में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति के सभापति जो है वो इनमें से कौन थे? तो कौन थे? वसुमित्रा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कहां पर हुई थी? कश्मीर के अंतर्गत कुंडल वन में जो है ये हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में जो है ये हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था अश्व घोष। ये जो है इसके उपाध्यक्ष थे। अश्व घोष की बात करते हैं तो इन्होंने बुद्ध चरित ग्रंथ की रचना की है, वो पूछी जाती है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे? तो कहाँ ले गए थे? दौलताबाद जो है वो ले गए थे। दिल्ली से लगभग 700 मील दूर मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले जो राजधानी बनाई थी देवगिरी को बनाई थी। फिर देवगिरी का जो नाम है वो बदल दिया था इन्होंने, क्या कर दिया था? दौलताबाद कर दिया था। तो देवगिरी एक्चुअल में अगर नाम देखने को मिल जाए तो ये भी सही होगा, क्योंकि इसी का नाम बदल के ही दौलताबाद जो है वो किया गया था। देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबाबाद किसने किया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नहीं, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने किया था। हाँ, वो आप भी याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक को सन की बादशाह, रक्त पिपासु बादशाह, इन सब नामों से भी जाना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो जौना खां करके था। जौना खां करके मूल नाम, वो भी आप याद रख सकते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में जो है वो था? तो कौन था? सरदार पटेल जी जो है वो थे। आपको पता है कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव कब प्रकाशित हुआ था? तो 1946 में, और तारीख थी आपकी 16 मई की। इसी के सिफारिश पर ही तो संविधान सभा का गठन किया गया है, तो बस आपको याद रखना है। बाकी हम बता चुके हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और आपके एबी अलेक्जेंडर, ये सब सदस्य थे। अगला, शोला वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, केरल में जो है ये पाए जाते हैं। अगला है आपका, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये प्राप्त होती है, ये आपका सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का सबसे पहले श्रेय किसको दिया था या प्रयास किसने किया था? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के संदर्भ में, तो उसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो चैलेंजर गर्त आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में आपको देखने को जो है ये मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और इसके अंतर्गत ही मैरियाना द्वीप आपको देखने को मिलता है, इसमें आपका ये स्थित है। और विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो उसका नाम है टोंगा गर्त करके, जो कि
दक्षिण प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। ऐसे ही आपका एक अटलांटिक महासागर है, उसका अगर गर्त की बात करते हैं तो उसका नाम है प्यूटोरिको गर्त, तो वो अटलांटिक महासागर का है। अगला क्वेश्चन आपका, रेडक्लिफ रेखा कौन से दो देशों के बीच का अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। नाम ही में रेड है, रेड खतरे का साइन होता है, और देखते हैं भारत पाकिस्तान में ही विवाद रहता है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक है आपकी मैगी नॉट रेखा, वो किसके किसके बीच में है? तो मैगी नॉट रेखा जो है वो आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, ये मैगी नॉट रेखा। एक आपकी है हिंडनबर्ग रेखा, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसी प्रकार एक 49वीं समानांतर रेखा है, जो किसके किसके बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में। इसी प्रकार एक आपकी 38वीं समानांतर रेखा है, वो उत्तर कोरिया, शॉर्ट में लिख दिया उत्तर कोरिया, और आपका दक्षिण कोरिया, इसके बीच में। और एक डूरंड रेखा की बात होती है, तो डूरंड रेखा किसके किसके बीच में? तो डूरंड रेखा आपका ये अफगानिस्तान और आपका भारत और अफगानिस्तान जो है उसके बीच में। और अब किसके किसके बीच हो गया? अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के रूप में जानी जाती है, पहले भारत था। अगला है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से जो है ये संबंधित है। अगला, वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी आपकी अमीर अली जो है, ये आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के लिए कई लोग शहीद हुए थे, तो वही आपसे पूछा गया है, शहीद और एक तरफ बिहार के क्षेत्र। तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव ये आपके सिवान से संबंधित थे। श्याम बिहारी लाल ये आपके गया से संबंधित थे। ध्रुव कुमार ये आपके कटिहार से संबंधित थे। और कपिल मुनि की अगर बात करते हैं तो ये डुमराव जो है इससे संबंधित है। इस तरीके से आपका सही मैच हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 2 3 4 1। अगला है आपका, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो आपको पता है 180 डिग्री अंश देशांतर की अगर बात करें, वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन में पूर्व से पश्चिम भी है। इसी को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जो है वो जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन, कौन से इनमें से प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य भी थे? तो एच डी देवगौड़ा आपका सही होगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने प्रतिवेदन इनमें से जो है वो किसे देते हैं? तो किसको देते हैं? आंसर की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति को जो है ये देते हैं। वैसे उपराष्ट्रपति के ऑप्शन में राष्ट्रपति भी है, आपका राष्ट्रपति सही होगा। जब राष्ट्रपति नहीं होता है बाद में नंबर आता है, ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन अनुच्छेद आपका है 151, जिसके तहत जो है ये राष्ट्रपति को देते हैं। सीएजी अपना जो प्रतिवेदन है वो राज्यों की जब बात होती है तो वहां पर राज्यपाल को देते हैं। मैंने बताया था यहाँ पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस में आता है, महाधिवक्ता किस में आता है, महान्यायवादी किस में आता है, वो आप समझ गए होंगे। ये सब मैराथन में करा चुके हैं संविधान वाली। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? 1927 में जो है ये हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो क्या नाम है? निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट, ये इसका नाम है। अच्छा, भारत का दूरस्थ पूर्वी बिंदु क्या है? आपको पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले बिंदु। तो अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि प्रश्न में जो है वो पूछा गया था। भारत का उत्तरी बिंदु की अगर बात करते हैं तो इंदिरा कॉल करके है। ये आपका किस में पड़ता है? ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जो इंदिरा पॉइंट है ये किस में पड़ता है? ये आपका ग्रेट निकोबार में पड़ता है। अब बात करते हैं पूर्व पश्चिम की, तो इधर साइड पश्चिमी अगर बिंदु की बात करते हैं तो गौर माता आपका पड़ता है। गौर माता या इसको गौहर माथा भी कहते हैं, ये कहाँ पड़ता है? ये आपका गुजरात में पड़ता है। अगर बात करते हैं इधर साइड पूर्वी बिंदु की, नहीं पश्चिमी इधर है, हाँ ठीक है, पूर्वी बिंदु की, तो इधर पड़ता है किबिथु। किबिथु कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अगर मुख्य भूमि से दूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछेगा तब कन्याकुमारी हो जाता है, ये अंतर है। यहाँ पर दक्षिण छोर पूछा है और दोनों तरीके से अलग क्वेश्चन आते हैं। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब यहाँ वहाँ व्यावसायिक गतिविधि से एक सामान्य मंदी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ये पूछा बहुत जाता है कि जो व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है वो इसमें आती है। प्रछन्न बेरोजगारी क्या होती है? ये होती है बेसिकली
वो जहां काम करने वाले व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष जो है वो हुई थी? कब हुई थी ये? तो ये आपकी 1871 में हुई थी, याद रख सकते हैं। अगला है, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कर्नाटक राज्य में। अच्छा, इस चीज को भी समझिए, आपके कोर्स में ईवीएस दे रखी है, तो ये मान के चलिए वन्यजीव अभयारण्य सारे आपको रटे होने चाहिए। वीडियो लाइक शेयर भी सभी लोग करते रहिएगा। 100 प्रश्न तक अब तक हम पहुंच चुके हैं, जितने भी लोग वीडियो में बाद में जुड़ रहे हैं। तो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी 1973 में। तो इसका टाइगर रिजर्व का सन पूछा जाता है। जिम कार्बेट की अगर बात करते हैं, वो आपका नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी जिम कार्बेट की 1936 में। 1936 में, और कहां पर? तो आपका उत्तराखंड में। वो सभी जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, इस तरीके से। और सबसे पुराना नेशनल उद्यान के रूप में भी जिम कार्बेट वाला जाना जाता है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर है। नागार्जुन सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वो है। पेरियार अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है। अगला है, अधिकांश मौसमी जो घटनाएं हैं वो कौन से मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं, बता चुके हैं। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंचाई। समताप मंडल उसके बाद आएगा, तो उसके जस्ट ऊपर वाली सीमा समताप मंडल आती है। तो उसकी ट्रिक भी होती है ना, छोड़ा पाया और सबको बाहर, ऐसे करके बताई मैंने। अगला क्वेश्चन, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये आपका एक कानूनी अधिकार है। 1951 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मत देने का अधिकार सांविधिक, वैधानिक, विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में आता है। आर्टिकल कौन सा है? 326 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट इसका सबसे विशाल भंडार कौन से जिले में है? तो कहां पर आपको देखने को मिलता है? रोहतास में जो है वो देखने को मिलता है। रोहतास में आपका। अगला है आपका, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो इनमें से किस स्थान पर जाना सही होगा? तो वो आपका हो जाएगा चंबल नदी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। घड़ियाल, घाघरा, गंडक, गिरवा, सोन आदि नदियों में जो है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये किसने कहा था? ये कहा था आपका महात्मा गांधी जी ने। अगला है, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? सबसे पहले तो ये समझिए, बक्सर का युद्ध लड़ा कब गया था? तो 1764 में आपका जो है ये लड़ा गया था। अच्छा, ये भी समझिए कि किसके किसके बीच में हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में जो है वो हुआ था। जीता कौन था? तो अंग्रेज इसमें जो है वो जीत गए थे। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने जो है इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व जो है वो किया था। बाकी और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी थे, उनका भी नाम याद रखिएगा। जो मीर कासिम थे वो बंगाल के निष्कासित नवाब थे, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हराया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मीर कासिम और अंग्रेज हो जाएगा, बाकी सभी जो थे वो भी बता दिए। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लावास्की ने की थी। कब की थी? तो 1875 में। इनके साथ और कौन था? तो वो थे कर्नल अलकाट। कहाँ पर स्थापना की थी? तो न्यूयॉर्क में स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी। बाद में 1882 की जब बात होती है, तब आपका अड्यार जो है चेन्नई के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर आपका एनी बेसेंट जी के द्वारा इसकी स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादियों में कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में ये किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, मैं समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जॉन लॉक के द्वारा, इनका पूरा नाम है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आपकी येन जो है वो चलती है। मोरक्को की मुद्रा दिरहम जो है वो चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा भी दिरहम चलती है। और रूस की मुद्रा क्या चलती है? तो रूबल चलती है। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर अली के द्वारा किया गया था। बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। पीर अली ने जो है पटना में शुरुआत की थी इसको लेकर। कुंवर सिंह की बात करते हैं, तो इन्होंने कहाँ किया था? तो इन्होंने किया था बिहार के अंतर्गत जगदीशपुर से। नेतृत्व जो है वो इन्हें किया था। जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रांड मास्टर जो है वो कौन बने? तो कौस्तभ चटर्जी करके जो आप देख रहे हैं, ये आपके जो है वो बने हैं, और 78 नंबर के बने। 77 नंबर के जो थे वो थे आदित्य मित्तल करके, ये 77 नंबर के थे। और 76 नंबर के थे ग्रैंड, जिनका नाम था
प्रणव आनंद करके, ये 76 नंबर के थे, ये 77 है, ये 76 है। वैसे इतना पुराना पूछा नहीं जाता है, 75 पूछेगा तो प्रणव थे, और अगर इतना डिटेल में आप याद रखना चाहते हैं। लेटेस्ट का कौस्तव चटर्जी। अगला जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा, इसके लेखक जो हैं इनमें से कौन थे? तो कौन थे? जावेद अख्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि आपका जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी पुस्तक, उसके लेखक थे। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? वाराणसी में किया गया था। एमवी गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ? वाराणसी में। और किसके द्वारा? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जो गंगा विलास वाराणसी में उत्तर प्रदेश था, उसके अलावा और कहाँ? तो डिब्रूगढ़ असम में भी जो है इसको बनाया गया था बाद में। अगला है पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रणवीर सिंह को जो है ये बनाया था। पेप्सिको ने 1989 में भारत में प्रवेश किया था। अगला है मई 2023 में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया था? यशस्वी जायसवाल ने जो है वो बनाया था। आईपीएल वाला जो अभी हुआ था ना, उसमें। किस टीम के हैं ये? राजस्थान रॉयल्स टीम के जो है ये हैं। और किसके खिलाफ बनाया था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जो है ये इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो बनाया था। मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो योगी आदित्यनाथ को ये सम्मान जो है वो मिला है। और 1996 से महाराष्ट्र सरकार इस पुरस्कार को देती है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया था? तो आपको पता है, पंजाब राज्य के जो है ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अप्रैल 2023 में इनका निधन हुआ। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया? तो बिहार के दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार राज्य के मिर्चा चावल को, मिर्चा नहीं मरचा चावल जो है, मरचा लिखा हुआ है, मरचा चावल को जीआई टैग जो है वो दिया गया है। और ये चावल बिहार के जो पश्चिमी चंपारण जिले में है, स्थानीय रूप से पाए जाने वाले जो चावल है उसके किस्म के रूप में जाना जाता है। अब वापस से हम पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, जहां पर आपकी मैथ दे रखी है, और एक से स्टार्ट करते हुए रीजनिंग के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 1232 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। और पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि उसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो आपकी अगर 24 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्राकार पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, आपको ये पता है कि जो लंबवृत्तीय शंकु की अगर बात होती है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन यहाँ पर प्रश्न में जब दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है शंकु का आयतन का? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का फॉर्मूला। प्रश्न में आपको वैल्यू दे रखी 1232 के बराबर, तो हमने 1232 के बराबर रख लिया। सॉल्व अगर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू आप 22/7 रखिए, ताकि आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकें। और आर स्क्वायर एच है ना, तो आर स्क्वायर को निकालना है, तो आर स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। एच देखिए ऊंचाई 24 दे रखी है, तो इसकी जगह हम 24 को रख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा 1232 के। उसके बाद आप क्या करिए, जो आर स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, बाकी सबको बटे के उधर ले जाइए। चाहे तो जो वैल्यू कट रही काट भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आर स्क्वायर की वैल्यू 1232, और गुणे में आपका 3 आ जाएगा, और गुणे में आपका 7 आ जाएगा, और बटे में आप देखेंगे तो इधर 22 है, इधर 24 है, यानी 22, और गुणे में आपका 24 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे आपका काटने पर 49 आएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 49 आएगी, तो आर की वैल्यू यहाँ से आपको 7 जो है वो पता चल जाएगी। अब आर की वैल्यू आपको अगर 7 पता चल गई, आपको यहाँ पर बात हो रही है शंकु की, और शंकु में आपको पता है जो तिर्यक ऊंचाई होती है एल जो होती है, उसके लिए आप लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर शंकु की आपने आकृति देखी होगी तो कुछ इस प्रकार से आपकी होती है, ये शंकु होता है। शंकु में अगर आपको ये ऊंचाई पता है, जो कि प्रश्न में ऑलरेडी 24 दे रखी है, आपको ये आर त्रिज्या पता है, जो कि यहाँ पर आपको 7 दे रखी है, तो क्या ये विकर्ण नहीं निकाल सकते? विकर्ण कैसे निकलता है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी अगर आप एल की वैल्यू निकालेंगे, ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है इसको एल से डिनोट करते हैं, तो एल की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वही पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब एल की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, एच की वैल्यू आपकी प्रश्न में 24 दे रखी है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू जो है प्रश्न में हमने 7 निकाली है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एल की वैल्यू निकालेंगे 24 का स्क्वायर गुणा 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट में 625 आएगी। और 625 जब बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल की 25 आ जाएगी। अब आपको एल की वैल्यू भी 25 जो है वो पता चल गई। अब प्रश्न में शंकु का क्या पूछ रहा था? वक्रपृष्ठ पूछ रहा था।
कि उसके वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर एल। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका वक्र पृष्ठ का होता है। जो भी चीज ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, वैसे मैं एक एक लाइन लिख भी इसलिए दे रहा हूँ ताकि ऐसा कुछ हो ना। पाई की वैल्यू क्या है? तो 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी निकाली? 7 निकाली। एल की वैल्यू कितनी आई? 25 आई। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, 25 गुणे 22 कर देंगे तो 550 आपका मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे संभावनाएं रहेंगे। अगला कह रहा है इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा। अब यहाँ पर 3 लिखा है लास्ट तीसरे नंबर पे, तो 3 को आप रखिए और ये भी देखिए कि दशमलव के बाद 1 2 3 नंबर है तो उतने से ही डिवाइड कर दीजिए। ये होता है तरीका। वैसे तो आप डायरेक्ट भी उतने बटे में 1000 लगा सकते हैं। यहाँ आएगा 3/1000 करके, आंसर आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बटे में वैल्यू थी तो इसी प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 230 मिनट 240 सेकंड को घंटों में आपको व्यक्त करना है। 230 मिनट को अगर चेंज करेंगे तो 230 और बटे में आप कर देंगे 60, और 240 की अगर बात करते हैं तो ये आपका घंटों में व्यक्त करना है, यानी मिनट से घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दिया। सेम चीज सेकंड को भी बदलना है तो 240 और बटे में आपका 60 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सीधे सीधे डिवाइड करके जो घंटे वाली वैल्यू है, मिनट वाली वैल्यू है, वो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, ये आपकी जो वैल्यू है मिनट वाली, ये आपकी घंटे में हो जाएगी, यहाँ घंटा वर्ड लिख भी देते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये मिनट में है। इस चीज को भी समझिए, घंटा है मिनट है, तो निकल के कितना आएगा? निकल के आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 घंटा प्लस 54 मिनट, ये आपकी आएगी। ये जो वैल्यू आई इसी को ही आप देखिए सही बटे में दे रखा है, तो इस 54 को सही बटे में बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 घंटे को ऐसे रहने दीजिए और 54 को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, बराबर ना लगाइए, ऐसे 54 बटे आपका 60 मिनट करके। अब इसको आप बदलेंगे तो 54 को 60 से डिवाइड करने के तौर पर आपकी वैल्यू 3 सही 9/10 के फॉर्म में आ जाएगी। तो आपका आंसर 3 सही 9/10 डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 या 18 से विभाजित करने पर शेषफल आपका शून्य देती है, वो संख्या कौन सी होगी। इनका एलसीएम निकाल लीजिए 12, 15, 18 का। तो 12, 15, 18 का एलसीएम कितना आएगा, जो तीनों से कटे तो ये आएगा 180 आएगा। 18 या जीरो लगाकर देख लीजिए, सबसे 180 कट जाएगा। अब यही कह रहा है, इससे विभाजित करने पर शेषफल शून्य देता है ना, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए कि अगर 360 को ही आप 180 से डिवाइड करेंगे तभी तो शेषफल शून्य बचेगा, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन से चेक कर लीजिए, कुछ करना ही नहीं। 360 को अगर आप 180 से डिवाइड करके देखेंगे तो शेषफल वो शून्य बचेगा। वही पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 12 से भी डिवाइड करें, 15 से भी, 18 से भी, दो तीनों कंडीशन में शेषफल जीरो आए। तो हमने निकाल लिया एक संख्या, वो है इसका एलसीएम। अगर एलसीएम से चेक कर लें तो फिर अलग अलग संख्याओं से चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपका 27 की घात 2/3 गुणे आपका 81 की घात 3/4 डिवाइडेड आपका 3 की घात -5 किसके बराबर होगा। अब इसमें आपको पता है कि 27 जो है वो ऑलरेडी 3 की घात 3 होता है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और टोटल की पावर आपको ऑलरेडी 2/3 दे रखा है। ठीक है, मल्टीप्लाइड लगा दीजिए। 81 जो है वो 3 की घात 4 होता है, तो ऐसे लिख दिया, और उसकी पावर में 3/4 ऑलरेडी दे रखा है। डिवाइड जो आपका दे रखा है इसको मल्टीप्लाइड में बदल देते हैं, तो 3 की घात -5 है ये वाली वैल्यू, तो ये -5 जो है वो बदल जाएगा +5 में। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाइड में चेंज कर रहे हैं तो 3 की घात आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस 3 को गुणा करेंगे तो इस 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 की घात 2 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 की घात 2 मल्टीप्लाइड। यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 की घात 3 बचेगा, गुणे फिर 3 की घात आपका 5 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 की घात 2, 3 की घात 3, चाहे तो आप सीधे सीधे जब वैल्यू 3 की घात 10 वाला ऑप्शन दे रखा है यही हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सही है, यही हो जाएगा 3 की घात 10। तो अलग अलग क्यों सॉल्व करेंगे, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज को भी समझ लीजिए आप कि यहाँ पर जो ए की पावर एम और उसकी पावर में एन होता है तो वो मल्टीप्लाइड हो जाता है, घात की घातांक में अगर लगा होता है। दूसरी चीज यहाँ समझिए कि जब मल्टीप्लाइड आपका वैल्यू दे रखी होती है तो ये जो घातांक यानी आधार समान होते हैं तो घातांक जो होता है वो आपके जुड़ जाते हैं। जैसे ए की पावर एम, ए की पावर एन, तो ऐसे बन क्या जाता है, ए की पावर एम प्लस एन हो जाता है इस तरीके से।
अगला कह रहा है अंडर रूट में 54 गुणे 125 करके दे रखा है, आपको यहाँ पर गुणे 24 गुणे 45 करके मान निकालना है। अब यहाँ पर आप अंदर वाली वैल्यू को काट लेंगे, सीधे सीधे 5 से काट लीजिए, अंदर वर्गमूल में क्या बचेगा 25 बचेगा, बटे में आपका 4 बचेगा, बराबर में आपका 5/2 आएगा, बाहर निकालेंगे 2 दूनी 4 5 25 और ये होता है आपका 2.5, आंसर हो जाएगा 2.5, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये अलग अलग जो वर्गमूल है ना एक ही में कर लेंगे आप, कहने का मतलब ये है कि पूरे वर्गमूल निकाल करके 54 और मल्टीप्लाइड में 125 और बटे में आपका 24 और गुणे में आपका 45, सब 5 से काट लेंगे और जिससे भी कट जाएगा बचेगा 25/4 करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 109/100 का दशमलव विस्तार के जो है वो इनमें से क्या होगा। तो इसका दशमलव विस्तार का जैसे कि नीचे 100 है तो 100 के रूप में चलेगा, पर ऊपर 109 है तो उसको 1 गुणे 100 करेंगे, फिर 0 गुणे 10 करेंगे, फिर 9 गुणे 1। देखिए कैसे करेंगे, 1 गुणे 100 करके पहले तो 100 तक पहुंचेंगे, बटे में 100 ऐसे चलता रहेगा, उसके बाद प्लस लगा दीजिए, फिर उसके बाद 0 गुणे 10 करेंगे और बटे में फिर से 100 लगा दीजिए और फिर आप 9 तक जाएंगे तो 9 गुणे 1 करिएंगे तो बटे में आप फिर से जो है वो 100 लगा देंगे। इस तरीके से आपका वैल्यू 1 को करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 10 दहाम जाएगा तो 0 बटे आपका 10 आएगा, प्लस 0 को 10 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 9/100 आएगा। इस तरीके से आपका सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस चीज को भी समझिए कि हमने 1 को 100 से, 0 को 10, 9 से 1 से क्यों गुणा किया, हो सकता हो ना समझ में आया हो। तो 109 जब लिखते हैं ना, देखिए ऐसे समझिए 109 लिखते हैं तो बात दशमलव विस्तार की कर रहा था ना, अगर आप दशमलव यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ मान लीजिए दशमलव लगा दिया हमने, अब ये जो है 1 पर दशमलव लग गया, एक संख्या हो गया, अब ये कौन से नंबर पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा नंबर पे, तो 100 से गुणा कर दिया। अगर दशमलव यहाँ ना लगाएं, यहाँ लगा दें, इसको रफ भी करते चलें वरना आपको यहाँ पर हमने यहाँ लगा दिया, अब क्या हो जाएगा, दशमलव कहाँ लग गया, 0 वाले टाइम में, तो 0 वाली संख्या उठा ली और गुणे, अब ये कौन से नंबर पे, दहाई नंबर पे, तो 10 से गुणा कर दिया, फिर अब 0 यहाँ लगा के यहाँ लगा दें तो अब वहां पर क्या हो जाएगा, 9 पे पहुंच जाएगा और संख्या इकाई में इसलिए 1, तो यही तो लिखा है 1 को 100 से गुणा, 0 को 10 से गुणा, 9 को 1 से गुणा और बटे में 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन कह रहा है सत्य है, कौन सा सही है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र, हाँ क्वेश्चन चला गया, संख्या के रूप में जो है लिखा जा सकता है, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल आपको 160 दे रखा है, सबसे छोटी संख्या बताइए। अब वही तरीका है, एक्स मान के भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर इसमें देखिए विषम संख्याएं कह रहा है तो 37 की अगली विषम संख्या क्या आएगी, 39 आएगी, अगली आपकी 41 आएगी और अगली आपकी 43 आएगी। 9 10 11 12 13 और 13 और 7 जोड़ेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 160 में 0 है, तो यानी आगे भी एक जोड़ लिए, 4 4 8 9 10 11 और ऊपर जो हासिल गया था, नहीं 12 13 14 ये हो गया और 2 हासिल था तो 2 जोड़ने के बाद 16 हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ करके, इन वैल्यू को जोड़ करके 160 आ रहा है, योगफल 160 है भी, यानी कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, x मान लीजिए प्लस x प्लस 2 मान लीजिए प्लस x प्लस 4 मान लीजिए, ऐसे करके जोड़ करके 160 के बराबर रखिए, वहां से x की वैल्यू जो आएगी वो आपका आंसर हो जाएगी। तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जब एक उत्पाद की कीमत कह रहा है 20% आपकी कम कर दी जाए और बेची गई संख्या में 40% की वृद्धि हो जाए तो कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी 2% है तो फॉर्मूला एक एवरग्रीन है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जो वैल्यू कह रहा है कम हो रही है उसकी जगह माइनस रख दीजिएगा, जो कह रहा है बढ़ रही है तो प्लस कर दीजिएगा। यार कह रहा है कि 20% कम कर दी जाए, यानी वैल्यू x की जगह क्या लिख दीजिए -20, फिर लगा दीजिए आपका प्लस, यहाँ पर क्योंकि कह रहा है वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस का 40 रखिए और आपका प्लस माइनस यहाँ लगाएंगे तो माइनस बाहर आएगा, माइनस और 20 गुणे 40 और बटे में आपका 100, सीधे सीधे आंसर यहाँ से आ जाएगा। 20 और 40 से घटाएंगे तो ये माइनस, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर आपका 20% आएगा और यहाँ माइनस, इसे देखेंगे घटा 0 0 घटा के तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 आएगा, 20 में से 8 घटाएंगे आएगा 12% आंसर। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये तरीका कहाँ करते हैं, जब आपके 2% दे रखे हो। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है, पानी से आधा भरे हुए बर्तन का भार 30 किलोग्राम है, तो खाली बर्तन का भार कितना होगा। अगर पानी से भरा एक बर्तन का टोटल भार 40 किलोग्राम है और पानी से अगर आधा भरा हुआ बर्तन है तो उसका 30 किलोग्राम है, तो अगर खाली होगा तो कितना होगा, ये बात यहां पर पूछी गई है। इस क्वेश्चन में है क्या, अगर 40 किलोग्राम में आपका पूरा भरा है और कह रहा है 10 किलोग्राम जैसे ही कम होता है
तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, बाल्टी आधी खाली हो जा रही है। अगर 10 किलोग्राम इसमें से और हम कम कर दें तो बाल्टी पूरी खाली हो जाएगी। तो बचेगा कितना, 20 किलोग्राम बचेगा, और 20 किलोग्राम ही की बाल्टी रही होगी। यही आपका खाली बर्तन का भार हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर 40 किलोग्राम किसी में भरा हुआ है तो वो पूरा भरा हुआ है। अगर कह रहा है कि 30 किलोग्राम बच रहा है, यानी 40 से आपका 10 घट गया है, 10 घटने पर आधी बाल्टी अगर खाली हो रही तो 10 और जब घटेगा तो पूरी बाल्टी खाली हो जाएगी। तो 20 किलोग्राम बचेगा आपका जब कहेंगे खाली बर्तन का भार। अगला क्वेश्चन है कि 16 सही 2/3 वार्षिक दर से आपसे पूछा गया है कि कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर आपका जो है वो हो जाएगा। इसको पीआरटी अपॉन 100 से कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर धनराशि के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या मान लीजिए, धनराशि को मान लीजिए यहाँ पर x, और पीआरटी अपॉन 100 के तहत अगर लगाएंगे तो टी को एक तरफ कर लीजिए। पीआरटी अपॉन 100 में टी की वैल्यू निकाल ली ना कि कितने वर्षों में। एक तरफ आपका 100 गुणे x हो जाएगा, और बटे में आपका x की जो वैल्यू मानी है वो दर से गुणा हो जाएगी, जो कि आपकी कितनी आएगी, 16 3 48 2 50, 50/3 आएगी। अब ये 3 जो है ऊपर बटे में चला जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 100, और गुणे में आपका 3, और बटे में आपका x से x तो कट ही जाएगा, बटे में आपका 50। अब यहाँ पर वैल्यू आप देखेंगे तो किससे काटेंगे, 0 से 0 काट दीजिए। 5 के नाम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 जो है आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो एक चीज को और समझ लीजिए, 2x कहाँ से आएंगे, क्योंकि धनराशि तो हमने x मानी है, साधारण ब्याज भी तो आपका x हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल इंटरेस्ट का ही तो होता है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो यहाँ पर t को अलग कर लेंगे, SI की जगह भी x रहेगा, और 100 से गुणा हो जाएगा x, जो कि हमने 100 गुणा x लिखा है। और P इंटू आर, P को भी हमने x माना था, आर की वैल्यू तो 50/3 थी, तो वही हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ऐसा ना हो आपको समझ में आया, इसलिए मैंने फॉर्मूला भी लिख के बता दिया। यदि अरविंदो जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े और 400 मीटर की दूरी कितने समय में वो जो है वो तय कर लेगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मीटर में दे रखी है। तो आप चेंज करेंगे 5/18 से गुणा करके, तो 20 गुणे में 5 और बटे में आपका 18, और किस में हो जाएगा ये, किस में हो जाएगा ये, मीटर प्रति सेकंड में। अब 400 मीटर ये दूरी है, इसमें पूछा गया है समय कितना लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यही फॉर्मूला सीधे से रख दीजिए, समय बराबर दूरी कितनी है, दूरी आपको दे रखी है कि इतनी चाल सर है, 400 मीटर दूरी है, तो 400 रख दीजिए, और बटे में आपका चाल कितना है, 5/18 है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये पूरी पूरी है ना, तो 20 और गुणे में आपका 5, और ये जो 18 है ना ये मल्टीप्लाइड में ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 72 सेकंड आपका आंसर आएगा। प्रश्न में मिनट में ऑप्शन दे रखा है, तो मिनट में चेंज करने के लिए बात 60 से डिवाइड कर दीजिए, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 सही 1/5 आपका मिनट में वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको इस वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसका मान जो है वो क्या होगा। इसका करने का तरीका ये होता है, नीचे से इसको आप सॉल्व करते हैं। तो 2 + 1/2 लिखा है ना, इसको सॉल्व कीजिए सबसे पहले। तो 2 एलसीएम ले लेंगे, देखिए 2 आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, तो बटे में आएगा 5। क्लियर है, इतनी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। अब ये जब ऊपर वाले से सॉल्व करेंगे, 3 + 2 और बटे में 5/2 करके, है ना, तो आपका ऐसी संख्या में क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। देखिए लिख देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और प्लस, और यहाँ पर आपका क्या है 2, और बटे में 5/2 आया। अब ये जो 5/2 देख रहे हैं, इसका वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा 3 + 4/5 ये हो जाएगा। और ऊपर जो 1 था टोटल के, वो तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर भी टोटल का 1 था, वो तो रहेगा ही। अब फिर से 3 + 4/5 करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5 या 15, 4 19, 19/5 यही होगा, यानी कि 1 बटे फिर 5 19, और आपका बटे में आपका 5, ये 5 फिर से ऊपर जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/19 हो जाएगा, पहले ऑप्शन में जो दे रखा है। लास्ट मैथ का क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद रीजनिंग होंगे। एक विद्यार्थी जो है उसको किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% जो है वो नंबर चाहिए, एक्चुअल में वो लाता है 130 नंबर और 14 अंकों से फेल हो जाता है। 130 नंबर लाता है, और इस चीज को प्रैक्टिकल वे में समझिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अगर जो है किसी बच्चे को 130 नंबर मिले हैं, अगर उसको 14 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ये तो कह रहा है 130 नंबर मिले पर अगर 14 अंकों से वो फेल हो गया, अगर 14 नंबर और मिल जाते तो जो पासिंग मार्क्स है उसके बराबर नंबर आ जाते उसके। इन दोनों को जोड़िए 130 और 14 को, तो 144 हो जाएगा, यानी 144 के बराबर कितने परसेंटेज हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
अगर 36% की वैल्यू 144 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 144/36, और 144/36 को काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, यानी 1% की वैल्यू अगर 4 के बराबर है तो 100% की वैल्यू जितने का वो पेपर रहा होगा वो 400 के बराबर हो जाएगा। आंसर आपका 400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप रीजनिंग के स्टार्ट होंगे कि जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे पिता की पत्नी के बेटे की इकलौती बहन की बेटी है, इस तरीके से तो आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा, कौन कह रहा है? जूही ने किसको कहा है? संजय की ओर। यहाँ पर रख लेते हैं जूही को, ये हमने रख लिया जूही को। जूही जो है वो संजय की ओर इशारा करते हुए जो है वो कह रही है कि वह मेरे पिता, इनके पिता तो ऊपर होंगे तो ऊपर की ओर जो है इनके पिता को बना देते हैं। कह रहा है वो मेरे पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी इस तरफ बना देते हैं, पिता के लिए प्लस कर देते हैं और पत्नी के लिए माइनस में, चिन्ह से आप पहचान जाएंगे। वो मेरे पिता की पत्नी के बेटे, तो इसका बेटा नीचे आएगा, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ठीक। ये आपका बेटा हो गया, बेटा की इकलौती बहन कोई होगी, उसका भाई है, यानी बहन का पति है। तो यहाँ पर जूही की बात की जा रही होगी, क्योंकि इकलौती की बात, देखिए ये जूही के पिता हैं, इस बात को समझिए, और प्रश्न में कह भी रहा है कि वो इकलौती बहन का पति है, यानी और कोई बहन है ही नहीं, यानी जो बहन है वो एक्चुअल में इनके बेटे की यही है। इकलौती बहन जो है वो ये है जूही, इकलौती बहन जूही है, और इसका पति है ये संजय, ये चीज यहाँ पर कही गई है। समझ गए पूरा स्ट्रक्चर? ये दोनों आपस में पति पत्नी है। अब पूछ रहा है जूही संजय से कैसे संबंधित है? क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि पत्नी लगेंगी इनकी, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुणाल जो है वो नीचे से 7वें नंबर पर आता है, जैसे एक ये क्रम है और कह रहा है वो नीचे से जो है वो 7वें नंबर पर कुणाल जो है वो आता है, 7वें नंबर पे टोटल 35 में, जबकि सोनाली शीर्ष से 9वें नंबर पे, ये हमने एरो बना दिया नीचे से, सोनाली जो है ऊपर से 9वें नंबर पे आती है। 7वें पे कौन आता है? कुणाल आता है, हमने कुणाल जो है वो लिख भी देते हैं। और यहाँ पर कौन आता है? सोनाली आती है, हमने यहाँ सोनाली लिख भी दिया। तो कौन से नंबर पे? 9वें नंबर पे। और ये किससे? ऊपर साइड से है। पुलकित को दोनों के ठीक बीच में नियुक्त किया गया है, ठीक है, बीच में आपका पुलकित बैठा हुआ है। अब कह रहा है पुलकित को दोनों ठीक बीच में नियुक्त किया है, कुणाल की पुलकित से कितने स्थान की दूरी है? अब आप ये समझिए कि ऊपर से अगर कोई 9 है, नीचे से 7 है, तो बचा कितना? वही तो इनके बीच में लोग बैठे होंगे, क्योंकि अगर टोटल 35 हैं, यानी 9 और 35, 9 और 7 को जोड़िए तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। और 35 में से अगर आप 16 घटा दीजिए, 35 में से अगर आप क्या घटा दीजिए, इन दोनों का टोटल, तो कितना हो जाएगा? 16 घटाने पर 19 हो जाएगा। यानी कि इस सोनाली और इस कुणाल के बीच में 19 लोग जो है वो बैठे हैं। 19 का हाफ कितना होता है? आप जानते हैं कि 19 क्या 18 का होता है, 9 दूनी 18, यानी जाहिर सी बात है ऊपर की ओर 9 लोग बैठे होंगे और नीचे की ओर 9 लोग बैठे होंगे, और बीच में जो बैठा होगा वो 19वां नंबर वाला बैठा होगा, यही तो होगा। तो अगर हम नीचे से गिनेंगे तो ये 10वें नंबर पे आएगा, ऊपर से भी गिनेंगे तो 10वें नंबर पर, यानी जो पुलकित बैठा हुआ है वो 10वें नंबर पर बैठा है। आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा, इसीलिए हमने बना करके दर्शाया। अगला कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो बताना है। 100 का 101 है, तो आपको पता है 10 का 101 है, 10 का स्क्वायर कीजिए 100 हो जाएगा और एक जोड़ दीजिए। यहाँ 20 का स्क्वायर 400 कीजिए और एक जोड़ दीजिए, 401 हो जाएगा। तो स्क्वायर करके आपको क्या करना है? बस एक जो है वो जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपका बताना है कि एक पैटर्न दे रखा है, कौन सा क्रम चल रहा है। 1 से 5 में आप देखिए तो कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 5 से 14 में देखिए कितने का डिफरेंस है? 9 का। यानी जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस आ रहा है, अगले में कितने का आ रहा है? अगले में आपका 16 का आ रहा है। तो ये स्क्वायर चल रहे हैं, 4 2 का स्क्वायर, 3 3 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, इसके बाद आपका 4 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर, आगे आपका 7 का स्क्वायर, जो कि आपका 49 होना चाहिए। यानी 91 में अगर आप 49 को जोड़ दें तो 9 1 10 हो जाएगा, 9 10 11 12 13 और एक जोड़ देंगे तो 40, 140 आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। एल प्लस एल बराबर कह रहा है कि प्लस है एम की वैल्यू, अच्छा इसमें डायरेक्ट सीधे सीधे रख देना है, तो यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 14 और मल्टीप्लाइड में आपका 10, क्योंकि एन को लिखा गया है, उसके बाद प्लस में आपका 42 और डिवाइडेड में आपका 2 और माइनस में आपका 8।
ये कट 2 बार में कितनी बार में जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर 140 हो जाएगा, 140 प्लस 21, 140 प्लस 21 माइनस 8, 140 में 21 जोड़िए 161 हो जाएगा, और 161 में 8 घटाएंगे 153 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है दिए गए सेट 32 24 8, इसमें आपसे पूछा गया है कि वो चुनिए जो इसी के ही सेम फॉलो कर रहा है। तो 32 24 8 में क्या है, 32 24 8 में देखिए तो 32 में से अगर आप 24 को घटाइए तो क्या आएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। सेम चीज देखिए और किसमें है, तो 24 में से अगर 16 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 8 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर तो 0 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है थर्ड नंबर से मतलब नहीं है, पहले को अगर आप दूसरे नंबर से घटा रहे हैं तो घटाने पर 8 बचना चाहिए, और फिर दूसरे को भी आप क्या करते हैं 8 में से घटाते हैं तो उस कंडीशन में 16 बचना चाहिए। इसमें देखेंगे कि 24 में से अगर आप 16 को घटाते हैं तो आपका यहाँ पर कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए, और उसके बाद 16 को फिर से आप घटाते हैं किससे, ये जो बाद वाला नंबर है इसमें आपका 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाद वाले नंबर से, तो आपका यहाँ पर 0 बचेगा। इस चीज को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे 32 24 8 लिखा है, 32 24 और 8, तो सबसे पहले 32 को 24 से घटाएंगे, 32 को 24 से घटाएंगे तो बचेगा 8, फिर 24 को फिर से आप क्या करेंगे 8 से घटाएंगे तो बचेगा आपका 16। सेम चीज यहाँ पर भी 24 को 16 से पहले घटाएंगे तो बचेगा आपका 8, उसके बाद 16 को 0 से घटाएंगे तो आपका बचेगा 0। इस तरीके से मतलब सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, इससे संबंधित है, क्योंकि 8 के मल्टीपल में चल रहा है ना पहले। अच्छा यहाँ 16 बचेगा, यहाँ मैंने 0 लिख दिया है, 16 में से 0 घटाएंगे तो 16 बचेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो पैटर्न क्या चल रहा है, एक बार 8 बचा फिर 16 बचा, सेम यहाँ पर एक बार 8 आया फिर 16 आया, यहाँ पर जो है वो 0, इसको रफ करके सही से लिख देते हैं, तो ये आपका 16 जो है वो आएगा। तो ये आपका एक बार 8 बचा एक बार 16, सेम चीज यहाँ पर भी थी, 32 में 24 घटाएंगे तो एक बार 8 बचेगा, फिर यहाँ घटाएंगे तो एक बार 16 बचेगा। अब ठीक समझ में आ गया। अगला कह रहा है अंधा चाक्षुष से संबंधित है, बहरा किससे संबंधित है, तो अंधा चाक्षुष यानी देखने से संबंधित आंख होता है ना चाक्षुष, तो यहाँ पर सी वाला कर्णिक हो जाएगा, कान से संबंधित। अगला कह रहा है एक पंक्ति है जिसमें 5 घर हैं ऐसे करके, ए बी के दाएं हैं सी के ऐसे करके, तो यहाँ एक छोटा सा लाइन खींच लेते हैं, लाइन भी बड़ा तिरछा टाइप की है तो एक अलग से लाइन बना लेते हैं। अब ठीक है ये लाइन आपकी हो गई, कह रहा है 5 घर हैं ए बी सी डी ओ करके, तो हमको क्या करना है इसी में 5 जगह दर्शा देना है, 1 2 3 4 5। अब क्या कह रहा है ए बी के दाएं हैं, ए जो है मान लीजिए ए को यहाँ बैठा देते हैं, ए किसके कह रहा है बी के, तो बी अगर इधर होगा तभी तो बी के दाएं इधर बैठा है, ठीक है। और कह रहा है सी के बाएं है, यानी सी जो है यहाँ पर बैठा होगा, फिर ओ सी के दाएं है, ओ जो है यहाँ पर होगा तभी तो सी के वो दाएं होगा, ठीक है। बी डी के दाएं है, बी जो है वो डी के दाएं है, तो डी यहाँ होगा तभी इसके होगा। बताइए कौन सा घर मध्य में है, ए मध्य में, आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जियो को 32 लिखा जाता है, जी की प्लेस वैल्यू होती क्या है, तो आपकी होती है 20, और ओ की क्या होती है, नहीं जी की होती है 7 प्लेस वैल्यू, और ओ की होती है आपकी इजोटी से 20। यहाँ 7 और 20 से 32 पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। अपोजिट देखिए तो 7 का अपोजिट होता है आपका 20, और ओ का अपोजिट कितना होता है तो 12। अब यहाँ देखिए 20 और 12 जोड़कर 32 हो जाएगी, यानी जो प्लेस वैल्यू उसका अपोजिट लिखा जाएगा। सेम चीज सम में भी आपको लिखना है, सम की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है आपकी 19, एस की, ओ की जो होती है वो होती है 20, एम की जो होती है वो होती है 13, और आपका नहीं ई जो ओ ये 15 होती है, और एम की होती है 13, और ई की होती है 5। अब इनका अपोजिट लिखिए तो 19 का अपोजिट 8 प्लस ओ का अपोजिट 12, एम का अपोजिट 14, और आपका ये 22, इनको जोड़ेंगे तो 56 आएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला कह रहा है तिपासे का अध्ययन करिए, 3 के विपरीत संख्या कौन सी इनमें से होगी। इसमें वही खुला पासा वाला तरीके से आप बना सकते हैं, बाकी यहाँ पर अगर केवल पहले और तीसरे को ही देख लेंगे तो 3 जो रखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए 2 और 1 है, 2 और 1 यहाँ है, अगर इस पासे को यहाँ नीचे रखेंगे तो 5 जस्ट 3 के सामने चला जाएगा। सीधे सीधे समझ में आ रहा है आपको, यही आंसर होगा बिना कोई रूल रेगुलेशन लगाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वैसे एक रूल भी इसका ये रहता है आपका, वो भी आप समझ सकते हैं, उसमें ये रहता है कि अगर कोई दो पासे समान है, समान स्थिति उनकी बन जाए, ऐसी कंडीशन में होता है कि जो विपरीत बचता है वो आपका एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यहाँ देखिए एक कॉमन दो कॉमन, यहाँ देखिए एक कॉमन दो कॉमन, तो जो बचे ये इसके विपरीत हो जाएगा, ये भी एक तरीका होता है। बाकी तो मैंने आपको नीचे फिट करके बताया, वैसे आप निकाल सकते हैं।
इसमें पूछा गया कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें त्रिभुज की संख्या, एक फलक वाले जो त्रिभुज होंगे वो आपके 14 निकल करके आएंगे, दो फलक वाले 8 निकल करके आएंगे, और अन्य जो त्रिभुज होंगे उनको भी इसमें जोड़ेंगे, तो कुल मिलाकर 28 आंसर यहाँ पर आएगा। अब ये भी है कि इसमें एक वाले समझ रहे हैं ना, जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, वो हम यहाँ इतने छोटे में गिन के नहीं दिखाएंगे, मैंने आपको सीधे लिख करके इसलिए बता दिया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पैटर्न में प्रश्न के स्थान पर आएगा। अब यहाँ पर पैटर्न देखिए क्या है, ये 5 लिखा है, ये 16 लिखा है, 49 लिखा है, 5 से 16 तक कैसे पहुंचेंगे, तो 5 को करेंगे 3 से गुणा, 5 तिया 15 और उसमें एक जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 से 49 में भी सेम चीज काम करेगी, 16 तिया 48 एक 49, तो यही काम करेगा। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी वैल्यू आपकी दे रखी है उसको 3 से गुणा करना है और आपका एक जोड़ देना है, तो 15 तिया होता है 45 और एक आपका हो जाएगा 46। यहाँ पर आंसर ऑप्शन में 46 तो है नहीं, यानी आपका ये भी एक कंडीशन इसमें हो सकती है कि एक एक स्टेप वाइज बढ़ता भी जा रहा होगा। यहाँ देखिए क्या चीज है, देखिए 5 में हमने क्या किया था, 3 से गुणा, 5 तिया 15 और एक जोड़ा था 16, बीच में हो सकता हो दो जोड़ा गया हो, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27 और यहाँ देखिए दो जोड़ने पर आ रहा है 29, यानी यहाँ पर जो जोड़ेंगे वो तीन नहीं, जो एक नहीं जोड़ेंगे, वो यहाँ पर तीन जोड़ेंगे, यानी 15 तिया 45 और तीन जोड़ेंगे तो 46 47 48, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। समझ गए, एक एक बढ़ता भी जा रहा है। सामाजिक विज्ञान इतिहास भूगोल जो है इसमें आपसे पूछा गया कौन सा इसको दर्शाता है, तो आपको पता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही इतिहास आता है, भूगोल भी आता है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। जो बड़ा वाला गोला है सामाजिक विज्ञान है, ये छोटा वाला इतिहास हो जाएगा, तो ये भूगोल हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें क्रम एबीसीडी का बताना है, बता चुके हैं क्रम में कि कैसे इसमें पैटर्न जो है आपका पहचानना होता है। पैटर्न देखेंगे तो जैसे ए फिर है डी, बी डी है, फिर बी है और सी भी दे रखा है, यानी कि अगर चार चार क्रम में देखेंगे तो यहाँ पर सी आना चाहिए, एक चार से डिवाइड कर दीजिए, फिर ए है, सी है, डी भी है, बचा कौन सा, बी बचा, यानी चार अक्षर में हर बार में ए बी सी डी तो आ रहा है, वो क्रम बस बदला हुआ है, कोई और इसमें अरेंज नहीं है। ए है, सी है, डी है, तो कौन सा नहीं आया, बी नहीं आया तो बी हो जाएगा, डी है, सी है, बी है, ए नहीं आया तो ए हो जाएगा, इस तरीके से चल रहा है यहाँ पर। तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा, सी था फिर बी था फिर बी था फिर ए था, आगे भी ए आ जाएगा, मतलब चार चार, हर चार चार के उसमें एबीसीडी चारों आ रहे हैं। कह रहे यदि किताब को घड़ी कहा जाता है, थैल घड़ी को थैला पूछा क्या गया, किसका उपयोग किताब ले जाने में होता है, किताब को ले जाते किसमें है, तो आपको पता है कि थैले में ले जाते हैं, और थैले को कहा क्या गया है, थैले को शब्दकोश कहा गया है, यानी शब्दकोश आंसर होगा, जिसमें भी यूज होता है उसको जिस नाम से कहा जाता है वही आंसर होगा। कह रहे हैं इनमें से तीन किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक अलग है, वो कौन सा है, 43 53 63 73। इनमें आप ध्यान देंगे तो 43 53 73 एक अभाज्य संख्या है, 63 तो नहीं है क्योंकि ये तो कट जाती है, तो यही आंसर अलग हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है ऐसे कितने छह जिनके ठीक पहले 9 हो पर ठीक बाद में 3 ना हो, यहाँ देखेंगे 966 में आप देखेंगे क्या है इसमें कि ऐसे कितने छह हैं, तो ये छह है, इसके ठीक पहले 9 है पर ठीक बाद में 3 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये हो जाएगा 9 6 2 में भी सेम ऐसा ही है, आंसर यहाँ पर 2 जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है आपका आएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 22 16 9 36 करके लिखा हुआ है, 15 में से अगर आप 9 को जो है वो घटाएं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 16 में से अगर 22 को घटाएं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और गुणा कर दें आपस में तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे घटाया गया है और ऐसे ऐसे घटाने के बाद जो आएगा उसको गुणा कर दिया गया है। 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 बचेगा मल्टीप्लाइड, 15 में से ऐसा क्या घटाएं जिसको घटाने पर उससे गुणा करने पर 64 आ जाता है, तो हम चाहे तो x के फॉर्म में भी मान सकते हैं कि x में से 15 घटाया जाता है और इनको गुणा करने पर 64 आता है, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। अब 8 जाकर उधर से कट जाएगा, 8 1 8 8 8 जा 64, यानी x माइनस 15 और बराबर 8 लिखा है, 8 8 जा 64, तो ये आपका 8 के बराबर हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 15 प्लस 8 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से 23 निकल करके आ जाएगी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 23। अगला कह रहा है मुकेश पश्चिम दिशा की ओर जो है वो 20 मीटर चला, और लास्ट में ये देख लिया करिए हमेशा कि पूछा क्या गया, आरंभिक बिंदु से दूरी पूछी गई तो दूरी के हिसाब से डायरेक्शन पूछी गई, तो वो एक बार ये जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्या कह रहा है, पश्चिम दिशा की ओर चलता है 20 मीटर, तो पश्चिम दिशा की ओर चला देते हैं, कितना चलता है 20 मीटर। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मतलब ऊपर की ओर मुड़ेगा और कितना चलता है 30 मीटर, फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है फिर से वापस से 20 मीटर चलता है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो 30 मीटर दूर है, 30 आंसर हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं कि इसमें पूछा गया है पंचुएशन से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका नहीं बनाया जा सकता,
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पाउंड को चेक करते हैं, पी आपका है, ओ आपका है, ओ आपका तो यहाँ पर पंचुएशन है, यू देखिए आपका है, एन देखिए आपका है, डी नहीं है। आंसर पाउंड में डी शब्द नहीं है, इसलिए आपका पाउंड शब्द इन शब्दों से अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। अगला कह रहा है तीसरे स्थान पर इसमें से शब्द कौन सा आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अब आपको पता है कि आपको स्टार्टिंग के अक्षर देखने होते हैं, जैसे आर यू है, आर यू इसमें भी यहाँ एम आ रहा है, यहाँ भी एम आ रहा है, यहाँ एम के बाद पी आ रहा है, आई आ रहा है, बी आ रहा है, ओ आ रहा है, तो सबसे पहले बी आ रहा है यानी इसका एक नंबर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे इसी प्रकार यहाँ पर बी है, उसके बाद यहाँ ओ है, यहाँ चौथे नंबर पे देखना है, यहाँ पी है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है, तो एबीसीडी में ओ पी आई में से कौन सा पहले आता है, तो पहले आपका आई वाला आ जाएगा, तो ये आपका रूमिनेट वाला जो है सेकंड नंबर पे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पी है, यहाँ ओ है, पी और ओ में कौन आएगा, तो एम वाला आएगा, ये वाला यानी कि ओ वाला, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। यही पूछा गया था, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित जो श्रृंखला है वर्णमाला है, इस पर आपसे संख्या पर आधारित यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाती है तो कौन सा अक्षर बाएं से 13वें स्थान के दाएं 14वां होगा। तो यहाँ से आप जड़ से इस तरफ लिखना शुरू करें या तो यहीं से गिन भी सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि बाएं छोर से विपरीत क्रम में लिखी जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 13वां। अब दायां इधर होता है, बायां इधर होता है, पर जब बदल जाएगा तो बायां हमारे इधर हो जाएगा। अब यहां से आप गिनना शुरू करेंगे 13वें नंबर पर, तो कौन से नंबर पे आएगा, एन पे आएगा। और ये कह रहा है कि इस जो भी 13वां अक्षर है कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा। अब इसका भी कौन सा, इसका भी दाएं, पर हमें अपोजिट लिखनी ना, तो हम इसको जे की तरफ चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी जे आंसर आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा है कि जो भी बायां दायां है या तो आप जेड से उल्टा क्रम में लिख लें, अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो जो बायां दायां है उसको बदल दीजिए, जो भी लिखा होगा उसके अपोजिट ही आपको देखना है। क्या है, एक शाम राजा सूर्य की ओर चलना शुरू कर दिया, थोड़ी देर चलने के बाद अपने दाहिनी ओर फिर से अपने दाहिनी ओर मुड़ गया। कहां से चलना शुरू किया है, राजा सूर्य की ओर चलना शुरू कर दिया है। तो शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में होता है ना, तो ये चला किस तरफ होगा, पश्चिम दिशा में। फिर कह रहा है कि थोड़ी देर बाद चलने के बाद अपने दाई ओर मुड़ जाता है, ऊपर मुड़ गया, फिर से दाहिने इधर मुड़ गया, थोड़ी देर चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ा यानी नीचे की तरफ मुड़ गया। अब पूछ कह रहा है वो किस दिशा में, तो नीचे की ओर है यानी कि दक्षिण दिशा में है। आंसर यहाँ पर दक्षिण दिशा जो है वो हो जाएगा। 38 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 39 देखते हैं। 39 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि अगर प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे चिन्ह बदल दें तो आपका सही होगा। तो यहाँ पर पहला वाला सही होगा, 345 माइनस की जगह कह रहा है डिवाइड, तो 345 और यहाँ पर कर दीजिए डिवाइड और उसके बाद लगा दीजिए 23, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाइड तो यहाँ लगा दीजिए 31, उसके बाद आपका प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाइड की जगह 108, उसके बाद आपका माइनस का हो जाएगा 321 और बराबर में आपका किसके आ जाएगा, तो ये बराबर में 252 के ही आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे। बाकी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 23 से काटेंगे तो 15 आएगा, 15 गुणे 31 हो जाएगा और प्लस 108 माइनस 321, उसके बाद 15 गुणे 31 करेंगे 465 आएगा और 108 और माइनस 321 और बाद में लास्ट में 573 माइनस 321 आपका बचेगा जो कि 252 के बराबर ही होगा। तो कुल मिलाकर पहला आंसर होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पर हम एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन करा बहुत चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या है, कौन सा अक्षर है उन नर्सों को दर्शाता है, उन नर्सों को दर्शा जाता है जो डॉक्टर भी हैं और विशेषज्ञ भी। तो आपको इसमें बताना है, नर्स के लिए ये है, विशेषज्ञ के लिए गोला बना हुआ है, डॉक्टर के लिए त्रिभुज बना हुआ है, आर होगा, एस होगा, पी होगा, क्यू होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग आपको पता है 3 बजे, दोपहर के 12 बजे की है, शाम के 5 बजे की लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।